एक अकेले आदमी ने पूरे चुनाव का सिनेरियो बदल दिया। इसके पहले बिहार जो है चुनावी हिंसा के लिए, खून खराबे के लिए, बूथ लूट के लिए, मारपीट के लिए पूरे देश में जाना जाता था कि चुनाव हो रहा है तो ज़रूर 15, 20, 25 लोग मारे जाएंगे, बूथ लूट होगी, बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी, ये सब चीज़ें और होती भी थी। लोग डरते डरते जाते थे बूथों पर वोट देने। मगर एक अकेले आदमी केजे राव ने और पूरा सीन बदल दिया उन्होंने, क्योंकि चुनाव ऐसा समय होता है जब चुनाव आयोग के अधीन सारा प्रशासन हो जाता है जी। तो अगर चुनाव आयोग का अधिकारी या चुनाव आयोग चाहे कि हमें निष्पक्ष चुनाव कराना है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है उसे निष्पक्ष चुनाव कराने में। और केजे राव ने यह संभव करके दिखाया। इसके पहले चुनाव आयोग क्या कर सकता है, उसकी कितनी ताकत है, ये टीएन शेषन ने दिखाया था। तो उन्होंने एक लकीर खींची थी, चुनाव आयोग की हनक दिखाई थी उन्होंने, और उस लकीर को, टीएन शेषन की लकीर को केजे राव ने और लंबी खींच दी। और वो अकेले हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग करते करते पूरे बिहार में उन्होंने, और 3 या 4 चरण में चुनाव उस समय हुए थे, और कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, कहीं बूथ लूट की या किसी के साथ मारपीट की कोई घटना नहीं हुई। बड़े शांतिपूर्ण माहौल में, माने लोगों के लिए एक अजीब अनुभव था, बिहार के वोटरों के लिए वो अनुभव एक अजीब किस्म का सुखद अनुभव था कि चुनाव ऐसे भी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूं आदेशपुरी। 2020 में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है और इसके साथ ही साथ जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा बात करते हैं, चाहे अपने कार्यकर्ताओं से बात करें या मतदाताओं से बात करें, वो कहते हैं कि आप इन 15 सालों का तुलना पिछले 15 सालों से करें, जब 2005 में लालू और राबड़ी देवी को हराकर वो सत्ता को प्राप्त किए और उसके बाद शासन किए। यानी कि 2005 से पहले की वो स्थिति और 2005 के बाद की स्थिति के बीच में तुलनात्मक रूप से वो जो अध्ययन को है उसको विधानसभा चुनाव में लेकर जाना चाहते हैं। तो 2005 की अगर हम बात करें तो वो बिहार में परिवर्तन का समय था, जब लालू राबड़ी का 15 सालों का शासनकाल खत्म हुआ और नीतीश कुमार को अगले 15 सालों के लिए मौका मिला है। तो हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर, इनसे हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। सर, क्या आपको लगता है कि 2020 भी 2005 की तरह बदलाव का साल है? क्या वैसे आप तत्व लक्षण देख रहे हैं जो आपने 2005 में देखे थे, और 2020 में क्या वो दिखाई दे रहे हैं वो तत्व? बदलाव से अगर आपका तात्पर्य सत्ता में बदलाव से है तो मुझे बहुत उसके स्पष्ट लक्षण नहीं दिख रहे कि सत्ता में बदलाव होगा। इसकी संभावना कम लगती है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। मगर एक जो लोगों का रुझान दिखता है, जो वोटरों का रुझान दिखता है, वो बदलाव के लिए कोई रुझान अभी तक नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी समय है, थोड़ा चुनाव प्रचार और तेज होगा। लोग जब जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, नेता जो प्रत्याशी हैं वो, तब हो सकता है कुछ और इसमें परिवर्तन दिखे जो अभी रुझान है। मगर अभी आमतौर पे सरकार के पक्ष में, जो रूलिंग पार्टी है उसके पक्ष में एक तरह से लोग दिख रहे हैं, ज़्यादा लोग। हालांकि नौजवानों का एक तबका जरूर सरकार के खिलाफ है और नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी है। वो नाराज़ है कि सरकार रोज़गार देने में, उन्हें नौकरी देने में विफल रही है। लगातार प्रदर्शन होते रहे उनके, तो ये तबका तो जरूर सरकार के खिलाफ जाएगा। सर, ये मैंने मुद्दा इसलिए उठाया कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया खुद, तो वहाँ पर जो तेजस्वी यादव का नाम है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है नाम, कि अब की बार परिवर्तन होना चाहिए और तेजस्वी यादव को आना चाहिए। ज़्यादातर युवा लोग भी हैं उसमें। तो सर, ये एक देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ इतना बड़ा मुहिम जो है खासकर मतदाताओं में इससे पहले नहीं बना था। तो क्या लग रहा है कि ये जो है चुनाव आते आते जो है नीतीश के खिलाफ जा सकता है? नहीं, अभी मुझे ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस क्षेत्र में आप गए होंगे, हो सकता है वो उनके समर्थकों का एरिया रहा हो, जी जी, इसलिए। मगर तेजस्वी यादव में संभावनाएं जरूर हैं और उन्होंने खुद अपनी संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं किया। उन्हें मौका जरूर मिला था कि वो मेहनत करते तो जरूर आज इस स्थिति में होते कि वो एक गंभीर चुनौती दे सकें सरकार को, नीतीश कुमार को, एनडीए को। मगर उन्होंने वो मौका गंवा दिया।
वो लगातार पिछले 5 साल से कहें 5 साल क्या, जब से गठबंधन टूटा नीतीश से अलग हुए, नीतीश उनसे अलग हुए महागठबंधन से, तो उसके बाद जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थे, जिस तरह से वो विपक्ष के नेता बने थे, तो उसमें वो मिस किए, लैग किए। वो विपक्ष के नेता की भूमिका में बहुत कारगर साबित नहीं हुए और बिहार से लगातार एब्सेंट भी रहे। जब भी बिहार में कोई बड़ी घटना हुई तो वहाँ वो नज़र नहीं आए। तो ये सब चीज़ें सत्ता पक्ष के लोग या एनडीए के लोग ज़रूर उठाएंगे और इसके चलते वो एक मौका उन्होंने गंवाया है। अगर वो मेहनत करते, पूरा बिहार घूमते, दौरा करते, उसी समय से वो ठान लेते कि सरकार को बदलना है, तो कोई मुश्किल नहीं था। परिश्रम करते तो ज़रूर ये हो सकता था, मगर वो कर नहीं पाए। वो सर 2005 की अगर हम बात करें, 2020 में बात करें, तो एक पार्टी है लोजपा। 2005 में भी उनकी जो मौजूदगी है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। रामविलास पासवान फरवरी के इलेक्शन में 29 सीट जीत कर आए और वो यूपीए में रहते हुए उन्होंने आरजेडी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा था। कुछ ऐसा ही इतिहास 2020 में उनके बेटे दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा अभी लग रहा है कि वो भी एनडीए में रहते हुए जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि रामविलास उस मौके को भुना नहीं पाए। क्या सर आप देख रहे हैं कि वैसा ही परिस्थिति क्या इस बार चिराग पासवान बनाना चाहते हैं फरवरी 2005 का? नहीं, पाँच में तो लोजपा अलग थी जी। 5 में वो एनडीए का पार्ट नहीं, यूपीए में थी सर। हाँ, तो वो उस समय उन्होंने कैंडिडेट दिया था और वो चाहते तो इस मामले में 2005 ऐतिहासिक साल माना जाएगा, क्योंकि उस साल 2 चुनाव हुए। जी। एक 2005 की फरवरी में हुआ जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति शासन लगा रहा और जोड़ तोड़ होता रहा। उस समय 29 विधायक जीत करके आए थे लोजपा के, और अगर लोजपा एनडीए का सपोर्ट कर देती तो सरकार जरूर बनती, मगर एनडीए ने लोजपा ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई और वो सत्ता की चाबी मेरे पास है कह के इठलाते रहे उसके नेता और घूमते रहे कि हम अपनी शर्तों पर सरकार बनवाएंगे। तो वो हो नहीं सका और अंततः विधानसभा भंग हुई। फिर दोबारा चुनाव हुआ अक्टूबर-नवंबर में, तो उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया। एनडीए यानी उस समय बीजेपी और नीतीश कुमार, तो एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया। और दूसरे वाले चुनाव में ही नीतीश कुमार को एनडीए ने अपना नेता प्रोजेक्ट किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में। 2005 के अक्टूबर-नवंबर वाले चुनाव में उनको नेता घोषित किया गया। तो इसका भी असर एक चुनाव परिणाम पर पड़ा और स्पष्ट बहुमत मिला एनडीए को और सरकार बनी। और लूजर रहा, राजद लूजर रहा। जो सीटें उसकी थीं, जो सीटें लोजपा की थीं उस समय फरवरी में के चुनाव में, दोनों की सीटें काफ़ी कम हुई और एनडीए की सीटें बढ़ गई। तो ये परिस्थितियां उस समय हुई थी। और एक और उस समय ऐतिहासिक घटना हुई थी, वो बहुत अच्छे संदर्भ में नहीं याद किया जाएगा उसको, कि फरवरी में जो चुनाव हुए थे तो विधानसभा एक दिन भी नहीं चली, इसलिए कि बहुमत आया ही नहीं, तो विधानसभा एक दिन भी चली नहीं, राष्ट्रपति शासन ही लग गया। मगर फिर जब दोबारा चुनाव हुआ साल के अंत में, तो ये विधानसभा बैठी तो ये मान लिया गया कि जो फरवरी में जो चुनाव हुआ था उसके विधायकों को विधायक मान लिया गया कि वो सदस्य हैं विधानसभा के, रहे 2005 में के फरवरी में, और उनको विधायक, पूर्व विधायक के रूप में या विधायक के रूप में मिलने वाली तमाम सुविधाएं देने का फैसला सरकार ने किया। तो ये एक अच्छा फैसला नहीं था कि जो सदन में आया नहीं, एक दिन आया नहीं, विधानसभा की सदस्यता नहीं ली, जिसने ओथ नहीं लिया, उसको भी पूर्व विधायक जो चुनाव हार गए तो पूर्व विधायक का पेंशन उनको मिलने लगा। जी सर, तो क्या आप इस बार चिराग पासवान की क्या 2020 में देखते हैं? उनके जो स्टेप उठा रहे हैं लगातार नीतीश के खिलाफ, वो क्या वो लग रहा है कि 2005 का ही रामविलास वाला वो जो उनका कार्य प्रणाली था उसको फॉलो कर रहे हैं, अभी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लग रहा है मुझे, आप जो कह रहे हैं वो उसमें दम है उस सवाल में,
क्योंकि उस समय भी रामविलास जी ने अगर दूरदर्शिता दिखाई होती और एनडीए को सपोर्ट किया होता, भले वो बाहर से हो या सरकार में मिल करके शामिल होकर के हो, तो वो सरकार बन सकती थी। मगर वो सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है, सत्ता की कुंजी करके घूमते रहे और उनकी पार्टी ही टूट गई। जी लोग छोड़ करके चले गए और वो कहीं के नहीं रहे। अगले चुनाव में विधायकों की संख्या भी कम हो गई, 29 विधायक थे पहले चुनाव में, दूसरे में सिर्फ 10 जीत करके आए। तो इस बार भी वैसा ही कुछ लग रहा है। अगर ये अपनी हैसियत जो है उससे ज़्यादा आंक रहे हैं चिराग पासवान। युवा हैं, उत्साह में हैं, नई नई अध्यक्षी मिली है, पार्टी की कमान मिला है, तो जोश है, लगता है कि हम कुछ नया करें, परिवर्तन करें, बदलाव लाएं, आगे बढ़ें। ये जोश तो अच्छा है, मगर जोश के साथ होश भी होना चाहिए, रणनीति भी होनी चाहिए। बगैर रणनीति के, बगैर किसी ठोस योजना के आप न चुनाव जीत सकते हैं, न सरकार बना सकते हैं, न सरकार चला सकते हैं। और इसका वहाँ घोर अभाव है। उनके पास रणनीतिकार नहीं है। अभी पिताजी उनके बीमार हैं, जो रणनीतिकार होते थे, तो वो बीमार हैं, वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि गाइड कर सकें। और चिराग पासवान भी जैसे तेजस्वी एब्सेंट रहे हैं बिहार से, वैसे ही चिराग पासवान भी एब्सेंट रहे हैं। बिहार के लोग बहुत जानते नहीं हैं कि चिराग पासवान कौन है, क्या है। अपने क्षेत्र में आते हैं, जाते हैं, बिहार के बाकी हिस्सों में उनका दौरा या लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हुआ है। तो इसलिए उनकी भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। सर, ये इस बार जो है कुछ लोग जैसे जो सर्वे आ रहा है कुछ, उसके हिसाब से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि त्रिशंकु विधानसभा बन सकता है बिहार में। तो क्या सर 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ था, उसके बाद त्रिशंकु विधानसभा बना और लालू यादव चूंकि सरकार में थे, तो कहा जाता है कि उनके दबाव में जो है बूटा सिंह ने फैसला लिया कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो अभी एनडीए का सरकार है केंद्र में, तो अगर बिहार में त्रिशंकु विधानसभा होता है तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है कि यहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके, यहाँ के राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करें? नहीं, राज्यपाल तो केंद्र के एजेंट होते ही हैं, राष्ट्रपति के नुमाइंदा होते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो तो काम करेंगे ही केंद्र के लिए। मगर और अगर विधानसभा में बहुमत नहीं आता है तो राष्ट्रपति शासन लगाना तो मजबूरी होगी। जी। अगर किसी दल का बहुमत नहीं आता है, सरकार नहीं बनती है, तब तो राष्ट्रपति शासन एक, और दूसरा कोई विकल्प है नहीं। अगर राजनीतिक दल आपस में जोड़ तोड़ करके सरकार बना लें तो वो अलग बात है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन तो लगेगा ही। मगर अभी जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति जो बिहार में दिख रही है, उसे नहीं लगता है कि त्रिशंकु विधानसभा होगी। जनता स्पष्ट मैंडेट देगी और सरकार बनेगी। सर, एक और मुझे सिमिलरिटी दोनों में दिखाई दे रही है। 2005 में भी चुनाव आयोग पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठी हुई थी। जो लालू यादव है, हमेशा वो उंगली उठाए कि ये जो है किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। जैसे कि केजरीवाल का जो चुनाव लेने का यहाँ प्रक्रिया था, उसी तरह इस बार भी चुनाव आयोग को जो उन पर भी उंगली उठ रहा है। विपक्षी लोग उठा रहे हैं कि ये भी दबाव में काम कर रहे हैं कि कोविड का समय चल रहा है, महामारी है, और ऐसे में चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, चुनाव लेने का फैसला किया था, इतना बड़ा प्रक्रिया होता है, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या सर कुछ समानता है दोनों में, 2020 में और 2005 में? क्योंकि वो सारे मुद्दे टच कर रहे हैं एक दूसरे से, जो कि ये दोनों समय को समान बना रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो आरोप लगाता है, अगर उसके अनुकूल फैसला नहीं हुआ, जिस पार्टी के अनुकूल फैसला चुनाव आयोग नहीं देता है, तो उसको लगता है कि हमारे साथ पक्षपात हुआ, पूर्वाग्रह से पूर्ण फैसला है, तो वो आरोप लगाते हैं। मगर उन आरोपों में बहुत दम नहीं होता है। 2005 का जो चुनाव था, दूसरा चुनाव, जी, वो याद किया जाएगा केजे राव के कारण। केजे राव उस समय चुनाव आयोग के अधिकारी थे और उन्होंने एक अकेले आदमी ने पूरे चुनाव का सिनेरियो बदल दिया। जिसके पहले बिहार जो है चुनावी हिंसा के लिए, खून खराबे के लिए, बूथ लूट के लिए, मारपीट के लिए पूरे देश में जाना जाता था कि चुनाव हो रहा है तो ज़रूर 15, 20, 25 लोग मारे जाएंगे, बूथ लूट होगी, बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी, ये सब चीज़ें और होती भी थी। लोग डरते डरते जाते थे बूथों पर वोट देने। मगर एक अकेले आदमी केजे राव ने और पूरा सीन बदल दिया उन्होंने, क्योंकि चुनाव ऐसा समय होता है जब चुनाव आयोग के अधीन सारा प्रशासन हो जाता है जी। तो अगर चुनाव आयोग का अधिकारी या चुनाव आयोग चाहे कि हमें निष्पक्ष चुनाव कराना है, तो फिर
कोई रोक नहीं सकता है उसे निष्पक्ष चुनाव कराने में। और केजे राव ने यह संभव करके दिखाया। इसके पहले चुनाव आयोग क्या कर सकता है, उसकी कितनी ताकत है, ये टीएन शेषन ने दिखाया था। तो उन्होंने एक लकीर खींची थी, चुनाव आयोग की हनक दिखाई थी उन्होंने, और उस लकीर को, टीएन शेषन की लकीर को केजे राव ने और लंबी खींच दी। और वो अकेले हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग करते करते पूरे बिहार में उन्होंने, और 3 या 4 चरण में चुनाव उस समय हुए थे, और कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, कहीं बूथ लूट की या किसी के साथ मारपीट की कोई घटना नहीं हुई। बड़े शांतिपूर्ण माहौल में, माने लोगों के लिए एक अजीब अनुभव था, बिहार के वोटरों के लिए वो अनुभव एक अजीब किस्म का सुखद अनुभव था कि चुनाव ऐसे भी होते हैं। तो ये यादगार चुनाव था। और केजे राव की सफलता के कई कारण थे। वो किसी से दबाव में नहीं आते थे और वो लोगों से भी फीडबैक लेते थे। वो ऐसे अधिकारी थे जो जनता के बीच घुल मिल जाते थे, पत्रकारों से घुल मिल जाते थे और सबसे फीडबैक लेते थे और अपना नंबर सबको बांटते जाते थे, वोटर को भी, पत्रकारों को भी, आम आदमी को भी, कि हमारा ये नंबर लो, कहीं कोई गड़बड़ी दिखे तुरंत फ़ोन करो, तुरंत फ़ोन करो। पत्रकारों से मिलते तो पूछते थे कि आपके एरिया में कहाँ कहाँ आशंका है जहाँ बूथ कैप्चर हो सकता है या गड़बड़ी हो सकती है, और वहाँ पर वो जहाँ जो फीडबैक उनको मिलता था उस हिसाब से वहाँ मुस्तैदी पूरी दिखाते थे और विशेष व्यवस्था वहाँ कर देते थे उस एरिया में कि कोई बूथ लूट ना हो सके। और उनका हेलीकॉप्टर चुनाव के दिन चक्कर दिन भर काटता रहता था और कहाँ किस जगह वो उतर जाएगा ये कोई नहीं जानता था। तो सारे अधिकारी एकदम डरे हुए रहते थे कि कहीं राव पहुँच ना जाए, कहीं राव साहब पहुँच ना जाए यहाँ। तो इसलिए सब लोग अलर्ट रहते थे और बड़े तरीके से उन्होंने चुनाव हैंडल किया और बिना कोई खून खराबे के, बिना एक गोली चलाए हुए चुनाव हो गया। जी सर, ठीक। तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी बिहार की। जी सर। तो 2005 का जो चुनाव था वो बिहार के लिए यादगार चुनाव था, तो ये 2020 का भी यादगार चुनाव होगा क्योंकि कोविड महामारी के दौरान ये चुनाव लिया जा रहा है और सारे पैटर्न बदले जा रहे हैं जो कि अभी तक चुनाव में होते रहते थे। जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया था, जो चुनाव प्रचार का था, या मतदान का या गिनती का, जो भी पहले से चला आ रहा प्रक्रिया था, उन सारे में तब्दीली किया गया है। नए नए नियम कानून बनाए गए हैं। इस बार जनता नेता जो है वो जनता के बीच में रैली नहीं करेंगे बल्कि वर्चुअल रैली करेंगे। तो ये अपने आप में अलग और अनोखा चुनाव है। सर ने आपको बताया 2005 के बारे में और 2020 के बारे में।